स्टेबिलिटी चल रही थी बेटा, है ना। मैंने वो क्लास ए एक्सेप्टर बताया था तुम्हें। क्लास ए एक्सेप्टर में जैसे स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है ना, जो लोअर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो, उनके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन बनाते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, जिनमें डोनर एटम होता है ना, जैसे HCH2O का होल 6+3। अगर मैं SCH2S लिख दूं तो ये क्या होगा? कम स्टेबल होगा, है ना। तो मैंने बताया था आपको क्लास ए एक्सेप्टर में, क्लास ए एक्सेप्टर, तो क्लास ए एक्सेप्टर क्या होते हैं? अच्छा, ये एप्लीकेशन जरूर खुद बनाया करो क्वेश्चन, है ना। क्लास ए एक्सेप्टर, ये स्कैंडियम क्लास ए एक्सेप्टर है, तो इसके साथ क्लास ए एक्सेप्टर के साथ कौन से लिगेंड स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिनके अंदर डोनर एटम क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। ऐसे देख लो, इनको बोलते हैं हार्ड एसिड, इनको बोलते हैं हार्ड एसिड बोलते हैं इनको, है ना। चाहे Sc+3 हो गया, V+3 हो गया, Cr+3 हो गया, Al+3 हो गया, दे आर हार्ड एसिड। इनकी पोलराइजिंग पावर हाई होती है, इनकी पोलराइजिंग पावर हाई होती है, इनको बोलते हैं हार्ड एसिड। और हार्ड बेस क्या होते हैं बेटा? जिनकी बेसिसिटी ज्यादा होती है। हार्ड बेस क्या होते हैं? जिनकी बेसिसिटी ज्यादा होती है, बेसिसिटी जिनकी मोर होती है, उनको बोलते हैं हार्ड बेस, है ना। जैसे H2O, F- हो गया और NH3 हो गया, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन डोनर एटम होगा, उनको बोलेंगे हार्ड बेस, है ना। हार्ड बेस। कैमरा क्लीन करना है, अभी करते हैं। ठीक है, क्लीन हो गया, क्लीन है। तो अब ऐसे हार्ड, अब सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं? जो मैंने वो लिखाए थे क्लास बी एक्सेप्टर, क्या थे? Hg था, है ना, AU, AG और PD, RH एक्सेप्टर, है ना, जिनमें क्या होता है? रिलेटिवली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, which है रिलेटिवली फिल्ड डी ऑर्बिटल, लिखा था ना मैंने, फिल्ड डी ऑर्बिटल, जिसमें डी ऑर्बिटल क्या होगा? फिल्ड होगा, which है रिलेटिवली फिल्ड डी ऑर्बिटल। किसका मीनिंग? PAL, पाल का मीनिंग? अरे यार, पाल मैंने कहा दिया, पोलराइजिंग पावर, पाल नहीं है, पोलराइजिंग पावर, जिसकी हाई होगी, है ना, शॉर्ट में लिखा करो, जिसकी पोलराइजिंग पावर हाई होगी, ठीक है, उनको बोलते हैं हार्ड एसिड। हार्ड बेस के जिनकी बेसिसिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, जिन भी लिगेंड है उनको हार्ड बेस बोलेंगे। सॉफ्ट एसिड ये हो गए बेटा क्लास बी वाले। और सॉफ्ट बेस क्या हो गए? सॉफ्ट बेस, है ना, लिगेंड अदर देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, लिगेंड which have donor atom other than ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो आप ध्यान रखोगे बेटा, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कंबाइन करेगा। ऐसे ही हार्ड एसिड प्लस हार्ड बेस होगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ, हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ, उल्टा कर दिया, सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस कर दिया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। नोट कर लो जरा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। देखो भाई, एग्जाम्पल करते हैं, जैसे CO NH3
का होल 6 और प्लस 3 है CO PH3 का होल 6 और प्लस 3 है। बताओ जरा ए और बी में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा HgI4 2 माइनस, ए पार्ट पहले लिख लो है ना, Hg और Cl4 2 माइनस, थर्ड CO Cn का होल 6 3 माइनस 4, सॉरी ए पार्ट CO F6 3 माइनस, तो CU NH3 का होल 6 प्लस 2 बी पार्ट CU Cl का होल 4 2 माइनस 5 ए पार्ट CO Fe OH का होल 6 3 माइनस, और बी पार्ट Fe C2O4 का होल 5 3 माइनस 6 Fe Cn का होल 6 4 माइनस बी पार्ट Fe C2O4 का होल 5 4 माइनस 7 CO En का होल 5 प्लस 3 बी पार्ट CO NH3 का होल 6 प्लस 3 8 CO NH3 का होल 6 प्लस 2 बी पार्ट CO NH3 का होल 4 प्लस 2। चलो भाई करो जल्दी, आज बताइए क्या आएगा। चलो हो गए सारे, हो गए। चलो पहला बताओ फर्स्ट क्या होगा। ये CONH3 का होल 3 COPH3, तो A ग्रेटर देन B होगा क्योंकि CO प्लस 3 है, CO प्लस 3 के साथ क्लास एक सब रिएक्शन इसको, लेकिन ये फर्स्ट ट्रांजिशन वाले होते हैं, चार्ज ज्यादा हो गया ना, हार्ड एसिड हो गया CO प्लस 3 हार्ड एसिड। सेकंड वाले में A है ना, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, चेक कर दिया अभी बच्चों ने। इसके बाद थर्ड में ए बी में कौन ज्यादा होगा, ए ग्रेटर देन बी, फोर्थ बी ग्रेटर देन ए, बिल्कुल सही है, बी ग्रेटर देन ए है ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है और बेसिक कैरेक्टर भी क्या होता है, ज्यादा होता है, बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा होता है। फोर्थ का होगा हो गया ना, बी ग्रेटर देन। फिफ्थ का बी ग्रेटर देन ए, इसका रीजन क्या है फिफ्थ वाले का, इसमें ऑक्सीजन भी फिफ्थ वाले का रीजन सर सेकंड बताना बेटा। सेकंड में ये सॉफ्ट एसिड है Hg और ये सॉफ्ट बेस है आई, मैंने आपको लिखा है क्लास बी एक्सेप्टर है ना, इसलिए ये ज्यादा होगा। आई बात समझे। आप फिफ्थ का आंसर बताओ। हाँ लेकिन फिर भी हार्ड एसिड में आएगा ये, फिर भी हार्ड एसिड में आएगा चाहे ग्रुप 7 का हो। CO+3 चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा है, ठीक है। बताओ
फिफ्थ में ए और बी में से बी ज्यादा स्टेबल क्यों है, इसे रीजन बताओ। फिफ्थ में ए और बी में बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है, रीजन वो एंट्रोपी फैक्टर। देखो इसमें भी O माइनस डोनर है, इसमें भी O माइनस डोनर है, OH, इसमें भी O माइनस डोनर है, इसमें भी O माइनस डोनर है। ये थोड़ा लिखोगे कि डोनर कैपेसिटी ज्यादा है, दोनों में डोनर क्या है, हाँ रिंग बन रही है, बिल्कुल सही है, चिलेटिंग रिंग बन रही है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो चिलेटिंग इफेक्ट पढ़ा था, लिख लो, नहीं तो नहीं पढ़ा तो चिलेटिंग इफेक्ट भाई C2O4 माइनस आयन बाइडेंटेड लिगेंड है ना, बाइडेंटेड लिगेंड है तो रिंग बनाएगा, और मैंने आपको पहले बता चुका हूं ये, तो ड्यू टू चिलेटिंग इफेक्ट। अब देखो डोनर एटम बेटा दोनों में सेम है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है डोनर एटम, और इसमें क्या बन रहा है, रिंग बन जा रही है, तो चिलेटिंग इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना। इसका रीजन भी बताया था मैंने, कौन सा फैक्टर होता है, एंट्रोपी, है ना, एंट्रोपी फैक्टर चिलेटिंग लिगेंड को बनाने के लिए ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ आ जाओ, यहाँ पर CN और यहाँ पर C2O4 माइनस है। अब कई किताबों में इसी को लिख रखा है, लेकिन ये वाला ज्यादा होगा, कि डोनर एटम यहाँ पर क्या है C माइनस, और यहाँ क्या O माइनस है, तो इसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो पहला वाला दूसरे वाले से ज्यादा स्टेबल होगा, A ग्रेटर देन B, A की स्टेबिलिटी B से ज्यादा हो जाएगी, नोट कर लो, A ग्रेटर देन B। इसके बाद बताओ सेवेंथ में कौन होगा, A ग्रेटर देन B, क्योंकि दोनों में डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन है, और EN क्या है, चिलेटिंग है ना। इसके बाद 8 बोलो, 8 में क्या होगा, देखो A ग्रेटर देन B आएगा, ध्यान रखना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी टेट्राहेड्रल से ज्यादा होगी, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल की शायद आपने लिखी होगी, क्या होती है, लगभग 50% होती है, ऑक्टाहेड्रल के कम होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है टेट्राहेड्रल की। लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ ये वाला रिलेशन, लिखा हुआ था नोट्स में, ठीक है, -4/9 डेल्टा होगा। 3 बता दो, थर्ड बेटा देखिए CN है, CN की डोनर कैपेसिटी ज्यादा होती है, और बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा होता है F माइनस से, बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा है और डोनर कैपेसिटी भी ज्यादा है। ठीक है, मिटा दो, 6 और 7 रिपीट कर दो। 6 में देखो, 6 में कार्बन डोनर एटम है, और C2O4 माइनस में O माइनस डोनर एटम है, तो डोनर कैपेसिटी C माइनस की ज्यादा है, इसलिए स्टेबल ज्यादा होगा, इसलिए स्टेबल ज्यादा होगा, C पर माइनस आता है। हाँ ठीक है, बाकी हो गए। इन दोनों में देखो, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल ज्यादा स्टेबल होता है, उसका के स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी ज्यादा होता है। दूसरा कह सकते हो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है, CFSE। ठीक है, रीजन नोट करो, साथ में रीजन नोट करो, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। देखो इफ लिगेंड्स, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट में लिखो, if ligands happen to be multidentate, if ligand happen to be multidentate and cyclic without any steric hindrance, without any steric hindrance, देखो without any steric hindrance, एक तो मल्टीडेंटेट है, मल्टीडेंटेट के साथ साथ साइक्लिक भी है, और स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। देखो देन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्दर इंक्रीज, stability of complex further increased, this is called macrocyclic effect, इसको बोलते हैं बेटा मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट।
है ना, जैसे ये है देखो एन 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 ये हो गया, इसको वैसे बनाते हैं NH2 NH2। अब एक कॉम्प्लेक्स इस लिगेंड के साथ बने और एक कॉम्प्लेक्स इस लिगेंड के साथ बने, सेम मेटल हो, तो स्टेबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, पेंडेंस नहीं होनी चाहिए, है ना। लिख लो, जैसे ये देखो ये लिगेंड हो गया, ये साइक्लिक भी है और मल्टीडेंटेड भी है। ये मल्टीडेंटेड तो है पर ये साइक्लिक नहीं है। तो कैसे बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, ऐसे ये मेटल मान लिया +2 है तो ये इस तरह से देंगे ऐसे, ठीक है। रेजोनेंस हो गई तो और ज्यादा है। हाँ देखो इसमें तो ओनली चिलेशन हो रहा है इस वाले में, है ना। यहाँ पर क्या चिलेशन के साथ साथ मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट भी हो गया। तो आ जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है ना, अगर लिगेंड साइक्लिक है और मल्टीडेंटेड भी है तो मल्टीडेंटेड वाले से ज्यादा स्टेबिलिटी इस लिगेंड की होगी, इस लिगेंड के कॉम्प्लेक्स की होगी, है ना, इस लिगेंड के कॉम्प्लेक्स की होगी। हाँ क्राउन ईथर टाइप हो गया तो मैं, तो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट हो गया, स्टेबिलिटी हो गई, खत्म। अब लिखो एप्लीकेशन, बस थोड़ी बहुत एप्लीकेशन दिखाता हूँ। एप्लीकेशन, बेटा तुम लोग कुछ बच्चे बहुत लेट आते हो और तुम सबको शर्म आनी चाहिए, है ना। अब जाके आप 188 190 हुए, 9:30 बजे एग्जैक्ट आ जाएगा ना। ये बदला ले रहे हो मेरे से, पहले मैं लेट आता था जब फिजिकल क्लास होती थी, अब तुम लेट आ रहे हो। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये मैं तुम्हें डिक्टेट करता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अच्छा मैंने लेवाइल और नॉन लेवाइल बता दिया था। लेवाइल क्या होते हैं, नॉन लेवाइल क्या होते हैं, परफेक्ट इम्परफेक्ट। हाँ तो ध्यान रखो, सुनो, जो इम्परफेक्ट है ना उनको लेवाइल बोलते हैं। लेवाइल, लेवाइल मतलब LABILE, लेवाइल, जिसके इतने कोने में लिख लेना पहले, इससे पहले लेवाइल, LABILE, लेवाइल, जिनके लिगेंड इंटरचेंज हो सके, है ना, लेवाइल जिनके लिगेंड इंटरचेंज हो सके, ठीक है, लिगेंड कैन बी इंटरचेंज। लिख लो फिर, चलो एप्लीकेशन बाद में लिखना, लिगेंड ऑफ दोज complexes can be interchange, जिसके लिगेंड इंटरचेंज हो सके, है ना, जैसे ये CU H2O का होल 4 लिख लो जरा। ये होता है बेटा पेल ब्लू कलर। अगर इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दें तो अमोनिया इसको हटा देगा, तो CuNH3 का होल 4+2, ये होता है डीप ब्लू। इसकी बताओ हाइब्रिडेशन क्या होती है, DsP2, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचता है P में, 1.73 Bm होता है ना। वैसे ये भी लेवाइल है, इससे और स्ट्रॉन्ग CN से करा दोगे तो इसको हटा देगा, ठीक है। ऐसे ही है CO H2O का CU होल 4+2+4Cl-N, CU पहले इसमें भी लगाओ, CU Cl4 2- इक्विलिब्रियम का साइन दोनों में लगाओ, है ना। तो इसका भी इंटरचेंज हो गया, इससे ये बन सकता है। तो ये ध्यान रखना, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वाले, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वाले होते हैं, या ये सारे, है ना, CU H2O का होल 4+2, CU NH3 का होल 4+2, CU Cl4 -2 है ना, ये सारे क्या लेवाइल है। लेकिन Cr+3 और CO+3 के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं
they are not labile, they are inert. ये इनर्ट होता है, लिख लेना, दे आर नॉट लेवाइल। पहली बात तो ये ऑक्टेट्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और ऑक्टेट्रल कॉम्प्लेक्स वैसे ही क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है। तो CO+3 Cr+3 एक ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल होता है FeCO का होल 6 को जब NO से रिएक्ट कराते हैं तो CO रिप्लेस हो जाता है। तो उसके रेस्पेक्ट में वो लेवाइल हो गया, लिख लो। तो देखो जब अगर पूछ लेंगे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में जनरली लेवाइल कौन से होंगे, तो क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल, क्योंकि टेट्राहेड्रल की स्टेबिलिटी होती है कम, क्योंकि उनका CFAC क्या है, कम है, उनका CFAC कम है। ठीक है, लिखो एप्लीकेशन में, पहले लिखो एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एनालिसिस। इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, एप्लीकेशन इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो दो तीन रिएक्शन लिखा रहा हूँ, और आपको ये पढ़ाया भी जाएगा सॉल्ट एनालिसिस में। जो मैं सारे रिएक्शन लिखा रहा हूँ दोबारा पढ़ोगे सॉल्ट एनालिसिस में डिटेल में, तब आपको समझ में भी आएगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री में पहले लिखो क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये पार्ट में क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। हाँ ये एप्लीकेशन है अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस लिखो। इन सॉल्ट एनालिसिस प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ बेसिक रेडिकल, इन सॉल्ट एनालिसिस, इन सॉल्ट, अभी तुम्हें पता नहीं होगा सॉल्ट एनालिसिस क्या, क्योंकि तुम अभी प्रैक्टिकल किया नहीं है ना। अब प्रैक्टिकल कराएंगे तुम्हें सबको जाके ना, लैब में प्रैक्टिकल होंगे। कोई सॉल्ट मिलता है, उस सॉल्ट में बताना होता है कि इसमें बेसिक रेडिकल मतलब कैटायन कौन से है, Ba+2 है या Na+2 है। तो इनका एस्टिमेशन क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। किसी लिगेंड के द्वारा, किसी रिएजेंट के द्वारा कुछ कलर आ जाता है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, लैब में जाकर करते हैं। इनके सबके कलर दिखाई देंगे, तुम्हें कराए जाएंगे, ठीक है, तब पक्का याद हो जाता है। तो सॉल्ट, ये इसी को बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट की एनालिसिस करना। हाँ, हर साल एक क्वेश्चन IIT एडवांस में जरूर आता है, मेडिकल में तो नहीं आता, IIT एडवांस में जरूर आता है, 9 नंबर का क्वेश्चन आता है। लेकिन मेडिकल में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, पर जो प्रैक्टिकल करते हैं हम, अब प्रैक्टिकल होंगे 30-30 नंबर के प्रैक्टिकल है, तो उनके लिए जरूरी भी है पढ़ना, मेडिकल और मेडिकल दोनों की। देखो, इन सॉल्ट एनालिसिस द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ बेसिक रेडिकल, द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ बेसिक रेडिकल जो कैटायन है ना, Na+2 Ca+2 Mg+2 कैटायन। इन सॉल्ट एनालिसिस द presence of number of basic radicals is confirmed by converting them into suitable complex, converting them into suitable complex which have definite color, देखो जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना, कभी किसी कंपाउंड का कलर याद रह जाता है हमें, कभी किसी की हाइब्रिडेशन याद रह जाती है ना, कोई ना कोई रिएक्शन याद रह जाती है। तो जब एग्जाम में आता है ना, तो कोई भी एक चीज क्लिक करती है, हाँ हमने उस टेस्ट में ये पढ़ा था, लिख लिया। ये होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, है ना। सॉल्ट में बेसिक रेडिकल भी होते हैं, एसिड रेडिकल भी होते हैं। बेसिक रेडिकल का मतलब कैटायन, मेटल, और एसिड रेडिकल का मतलब एनायन, सल्फेट, नाइट्रेट। चलो लिखो एग्जांपल, लिखो एस्टिमेशन ऑफ Na+2 लिखो। देखो Na+2 का एस्टिमेशन कैसे करते हैं बेटा, अगर Na+2 की रिएक्शन हम डाइमिथाइल क्लोरोक्साइन से करा दें, कोई सॉल्ट है जिसमें Na+2 है, लिखो इस रिएक्शन को याद रखने की कोशिश करना, आ जाता है क्वेश्चन। Na+2 का कोई सॉल्ट है, अगर उसके अंदर हम DMG डाइमिथाइल क्लोरोक्साइन CH3 डबल बॉन्ड NOH और डबल बॉन्ड NOH, ये क्या है भाई, डाई
मिथाइल ग्लायोक्साइन डाइमिथाइल इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, NH4OH की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। देखो बेस की प्रेजेंस होगी तो एक H हट सकता है, तो ये बन जाता है, मैंने आपको शायद बताया होगा ये पहले ना, Na+2 ये NO- डबल बॉन्ड C ये CH3 ये CH3 डबल बॉन्ड NOH इधर NOH डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड NO-। ये मैंने तो बताया होगा, जो ये चिलेशन हो जाती है यहाँ पर, ये चिलेशन ब्रिलियंट रेड कलर, ब्रिलियंट रेड कलर, ब्रिलियंट रेड कलर, कहीं लिखा होता है स्कारलेट रेड कलर, कहीं लिखा होता है चेरी रेड कलर, ब्रिलियंट रेड कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, हाँ चेरी रेड कलर, ब्रिलियंट रेड कलर। तो ये Na+2 का एस्टिमेशन हो गया। हाँ देखो ये दोनों 5 मेंबर ड्रिंग, ये ऊपर वाली 6 मेंबर ड्रिंग है ना, इसमें क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लिख लो जरा जल्दी से फटाफट, चलो सेकंड लिखो, प्रेजेंस ऑफ Fe+3 ion are tested by potassium ferrocyanide, presence of Fe+3 ion is tested by potassium ferrocyanide ion, potassium ferrocyanide, ठीक है ना। पोटेशियम, जब Fe+3 में आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालोगे तो रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है, देखो जरा, रेडिश ब्राउन नहीं सॉरी प्रूशियन ब्लू है ना, लिखा है किस चीज में, 4 ट्रांसफर स्पेक्ट्रम में, हाँ प्रूशियन ब्लू कलर आ जाता है, उसको प्रूशियन ब्लू ही बोलते हैं, है ना। लिख लो FeCl3 प्लस 3 ये 4 है, ये 3 ये हम 4 बैलेंस लिख लेना, 4 प्लस 3K4 FeCl का होल 6, और जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं बेटा प्रूशियन ब्लू फेरी फेरोसाइनाइड। पहले हम कर चुके हैं, तुम्हें याद होगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, मेटल टू मेटल ट्रांसफर, है ना। लिख लो फॉर्मूला है इसका Fe4 FeCl का होल 6 होल थ्राइस, क्या बोलते हैं इसको, प्रूशियन ब्लू फेरी फेरोसाइनाइड, ठीक है, याद है तुम्हें सबको, फेरी फेरोसाइनाइड। हाँ बाहर वाला +3 अंदर वाला +2, बिल्कुल सही है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बाहर वाला +3 अंदर वाला +2, याद तो रखो लोगों, बढ़िया। देखो लिख लो, ये बार एप्लीकेशन देखो इसकी, प्रेजेंस ऑफ CO+2 आयन इज टेस्टेड बाय एडिंग अमोनियम थायोसाइनेट, presence of CO+2 is tested by adding ammonium thiocyanate, और बेटा कलर मिल जाता है ब्लू कलर मिल जाता है। Fe+3 ion is tested by potassium ferrocyanide ion, CO+2 tested by adding ammonium thiocyanate, देखो क्या मिल जाता है, ब्लू कलर मिल जाता है, किसका मिलता है, लिख लो CO+2 प्लस HCN, है ना, एक्सेस अमाउंट में ले लिया पहले ही हमने, NH4HCl, ये बन गया NH4 का होल ट्वाइस COHCN का होल 4, वो कलर के लिखा है मैंने ब्लू कलर, है ना, ब्लू कलर देख लो, ब्लू कलर।
चलो आगे लिखो नेक्स्ट। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी यूज होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी पता करने के लिए, है ना। क्वालिटेटिव मतलब ये है नहीं है ये पता करने के लिए, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी यूज होता है, बस लिखना यूज होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी, एग्जांपल की जरूरत नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी यूज होगा। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जनरली ना ईडीटीए लिगेंड की, हम एक लिगेंड लेंगे वेसल में, उसकी टाइट्रेशन कराएंगे, ईडीटीए। मेटलर्जी में यूज होता है, तुमने पढ़ भी लिया, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस पढ़ा है ना मेटलर्जी में। बस लिखना यूज इन मेटलर्जी। गोल्ड और सिल्वर में देखा होगा आपने, गोल्ड और सिल्वर का बन रहा था, याद है, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। इसमें कॉम्प्लेक्स था एजी का और एयू का, याद है नहीं याद है, तो वो आपने पढ़ लिया होगा, सबने पढ़ा दिया मेटलर्जी में, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेटलर्जी में तो जिसमें कॉम्प्लेक्स बनते हैं, पोटेंशियल कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। और वो भी तो है, मोड्स प्रोसेस भी तो पढ़ा होगा, NiCO4 बनता है मोड्स प्रोसेस। और एक और जिसमें बहुत प्योर मेटल मिलता है, बहुत प्योर मेटल मिलता है, कौन सा है वो, वैन आर्कल, बिल्कुल सही पढ़ा है, सारे बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें भी कॉम्प्लेक्स तो मेटलर्जी में यूज होता है। और हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने के लिए, है ना, आप ईडीटी डाल दो तो हार्डनेस किसकी वजह से होती है, Ca+2 और Mg+2 की वजह से होती है, लिख लोगे इसको, Ca+2 और Mg+2 को अगर हटा दो, ईडीटी डाल दो, ईडीटी क्या करेगा, इनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Ca+2 and Mg+2 and is estimated by the complexometric titration, is estimated by the complexometric titration, एस्टिमेट कर सकते हैं। मेटलर्जी लिख लिया तुमने। अच्छा बायोलॉजिकल में देखो, एप्लीकेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, मैं थोड़ी जल्दी लिख लो, बस 2 मिनट में लिखा देता हूँ मेन पॉइंट। इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम में बेटा हीमोग्लोबिन में लिख लो, थोड़े पॉइंट लिखने हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन में ध्यान रखना, जो सेंट्रल एटम होगा वो क्या होगा, Fe+2 होता है ना। कॉम्प्लेक्स क्या बनता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। और इसमें लिगेंड क्या होती है, पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग बोलते हैं, जो प्लेनर रिंग होती है, और साइक्लिक लिगेंड होता है ना, साइक्लिक लिगेंड। बायोलॉजी वालों को पता होगा, नॉन मेडिकल वालों को इतना ज्यादा रखने की, याद रखने की जरूरत नहीं। पोर फायरिंग, देखिए स्पेलिंग होता है ना, PHY रिंग, है ना। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही होते हैं, जैसे ये Fe+2 होगा, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, ठीक है। ये रिंग होगी भाई, ध्यान रखना, रिंग होगी, वो बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा सा बनता है ये चारों तरफ से। और एक इसमें H2O से होता है, और दूसरा होता है नाइट्रोजन किसका, प्रोटीन का, प्रोटीन का नाइट्रोजन होता है। पता होगा ये भाई वालों को, क्यों भाई। बाकी नॉन मेडिकल वाले ध्यान रखना, पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन में सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, Fe+2 होगा, कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल। हाँ नहीं पता कोई बात नहीं, बस थोड़े छोटे पॉइंट लिख लो, कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ठीक है। 5 नाइट्रोजन अटैच होते हैं, 4 तो पोरफायरिन रिंग, जो लिगेंड होता है ना, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट जिसकी वजह से होता है, जो साइक्लिक लिगेंड होता है उसके 4 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन प्रोटीन का होता है और एक क्या होता है, वाटर अटैच होता है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाता है। स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, मुझे भी क्लियर नहीं है, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ तुम्हें। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसका, बस तो मेन पॉइंट लिख लो, Fe+2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बस इतना ही होते हैं। अच्छा क्लोरोफिल में बता दो जल्दी, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में Mg+2 होता है, क्लोरोफिल में लिख लो, क्लोरोफिल में Mg+2 होता है। तीसरा विटामिन B12,
विटामिन बी 12 में क्या होता है? कोबाल्ट क्या ऑक्सीडेशन नंबर +1, ये क्या दिया है CO+1। विटामिन बी 12 CO+1 होता है बेटा, ध्यान रखना, +2 याद रहता है लेकिन CO+1। IDT है लाइट पॉइजनिंग, EDT जो है लाइट, जिसको भी लाइट पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके लिए एंटीडोट की तरह मतलब उसको कम कर देता है। और एक होता है सिस्प्लेटिन, बड़ा इंपॉर्टेंट है सिस्प्लेटिन, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। सिस्प्लेटिन ये एंटी कैंसर एजेंट है, सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर एजेंट। ठीक है, चलो आज इतना ही, खत्म चैप्टर ये।